टाइड्स, नैप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स, टू टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि टाइड्स जो हैं वो किस रीज़न से आते हैं, जो ज्वार भाटा है, जैसे कि हमने फर्स्टली अभी देखा था, फर्स्ट जो शोर बाय राइजिंग जो आते हैं हाईएस्ट लेवल के जो होते हैं वो टाइड कहलाता है। लेकिन टाइड का मतलब ज्वार होता है और जो शोर्स होते हैं उसको भाटा कहा जाता है। मतलब ज्वार टाइड मतलब जो हाई लेवल की जो वेव्स होती है वो बहुत ऊंचे तक मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक चली जाती है। मतलब मीटर्स के अंदर काउंट करें उसको तो बहुत लंबाई तक जब लहरें उठती है तो टाइड्स होती हैं, मतलब ज्वार ऊपर उठता है पानी। और जब वही ज्वार मतलब जो वाटर लेवल है वो डाउन चला जाता है तो उसको शोर कहा जाता है। मतलब कि वाटर जो ओशन है उसके मतलब अपोजिट साइड में बहने लग जाता है। मतलब कि लहरें आती नहीं है उसमें, ऐसा लगता है कि लहरें वापस समुद्र के अंदर जा रही हैं। तो वो भी एक तरीके का टाइड ही होता है और वो भी किसी रीज़न से ही होता है, वो हम आगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नैप टाइड की हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग जो ग्रेविटेशनल पुल्स जो अट्रैक्ट सन और मून को अट्रैक्ट करता है अर्थ सरफेस। ठीक है, और उससे टाइड्स आते हैं। अर्थ का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इसमें सन एंड जो मून होता है उनमें भी क्या होता है, पावर होता है, ग्रेविटेशनल पावर होता है दोनों के अंदर भी। और वो अर्थ को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और वो सबसे ज़्यादा किसको खींचता है, और मतलब अर्थ का जो वाटर है उसको, अर्थ के ऊपर जो वाटर सरफेस है उसको खींचता है सबसे ज़्यादा। इसके कारण क्या होता है, टाइड्स आते हैं। इसी रीज़न से टाइड आते हैं अर्थ सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल्स के कारण। और जब क्या होता है, अर्थ सरफेस जो होती है causes tide, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon gravitational force। जब क्या होता है, मून अर्थ के पास होता है। हम जब भी हमेशा देखते हैं कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है, मून है। क्योंकि सन तो एक जगह फिक्स्ड होता है, बट जो अर्थ है वो भी घूमती है। और अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूमता है। हमने ये देखा है पहले वाले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये रीड किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस टाइप से, दिस टाइप, ये वाला जो पैटर्न है कि अब स्प्रिंग टाइड कैसे आएगा, जब मून जो है अर्थ के नियरेस्ट दिख रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है, और नियरेस्ट होने के कारण मून जो है यहाँ पर अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। इन्फ्लुएंस द मूव ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉज हाई टाइड। जब मून के पास, अर्थ के पास मून होता है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है, हाई टाइड्स आते हैं। मून, क्योंकि मून के कारण जो टाइड्स पानी होता है वो अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है, द सन एंड द मून द अर्थ आर द सेम लाइन। और जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या जब का टाइम होता है, तब क्या होता है, यहाँ पर ये पोजीशन बनती है इस टाइप की, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, तो हाईएस्ट टाइड सबसे ज़्यादा आते हैं। पानी बहुत हाइट में उठता है समुद्र में और टाइड्स आते हैं। दीज टाइड्स आर द कॉल्ड द स्प्रिंग्स टाइड्स। और इसी पोजीशन को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि सन और मून जो है एक डायरेक्शंस में है। यहाँ पर ये मून एंड ये सन, तो ये दोनों तेज़ी से अर्थ के अंदर अपना पावर लगा रहे हैं और वाटर को ऊपर की तरफ खींचते। तो हम समझ सकते हैं कि जो वेव्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, और ऊंची उठती है सन और मून के कारण, इसके पावर के कारण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्रिंग टाइड एक तरीके का ये है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून दिख रहा है हमको फर्स्ट वाले पोजीशन में। अब सेकंड वाले पोजीशन में हमको क्या दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर फुल मून दिख रहा है क्योंकि अर्थ के बीच में है, तो फुल मून दिखेगा क्योंकि सन की रोशनी पूरी इसके ऊपर हाईलाइट हो रही है। एंड देन ये है हमारा न्यू मून। न्यू मून के कारण क्या हो रहा है, इधर से सन एंड इधर से मून अर्थ के अंदर पावर लगा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पावर के कारण क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग टाइड आते हैं। स्प्रिंग टाइड मतलब जो हाईएस्ट टाइड जो होते हैं, पानी तेज़ी से ऊपर की तरफ उछलता है। और ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग द लो टाइड्स। और इसके अपोजिट क्या होता है, ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन
जब ओशन वाटर नीचे की तरफ जाता है तो लो टाइड्स आते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जब अर्थ क्या होगी, यहाँ पर मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट तो होगा बट साइड में होगा, मून के सन के सामने नहीं होगा डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इजीली द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प द फिशिंग, जो हाई टाइड्स होते हैं वो फिशिंग में मदद करते हैं। अब यहाँ पर नैप टाइड की बात की जा रही है। तो नैप टाइड किसको कहते हैं, नैप टाइड होता है तो ओशन वाटर गेट्स डाउन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस, और जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग लो टाइड्स, और इसी तरीके से नैप टाइड कब आता है, जब अपोजिट साइड में होता है मून। मून मतलब जैसे अभी पहले इस तरफ था बट अभी इस तरफ है अर्थ के साइड में, और इससे क्या आता है, इससे आता है नैप टाइड आते हैं। अब हाई टाइड जो है वो नेगेवेशन दीज वाटर लेवल क्लोज श्योर दीज हेल्प द शिप्स राइव, और ये जो हाई टाइड्स होते हैं वो शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत जल्दी से मदद करते हैं, है ना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब लहरें पॉजिटिव वे में बहती हैं, ठीक है, और जब कितनी बार होता है कि लहरें नेगेटिव वे में बहती हैं, जब नैप टाइड आता है तब क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर लहरें समुद्र के अंदर जाती रहती है, वो शिप को मेहनत करनी पड़ती है बाहर आने के लिए। तो जो ट्रैवलिंग वाले शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब हाई टाइड्स आते हैं तो आप आसानी से वो लहरों के साथ साथ अपने फोर्स, लहरों के फोर्स के कारण, वेव्स के फोर्स के कारण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं। और जो फिशिंग करने वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। और वो क्लोजर द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, उस समय शोर जो होता है, तट जो होते हैं उसके हाई टाइड के कारण वो आसानी से वहाँ पर तटों पर ही मछली पकड़ सकते हैं, क्योंकि हाई टाइड के कारण मछलियाँ भी तटों के आसपास ही रहती हैं। दिस अनेबल्स फिशरमैन गेट द प्लेंटीफुल कैच, वो आसानी से उनको पकड़ सकते हैं। द रेज ऑफ द फैल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी समुद्रों में, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं और समुद्र होते हैं वहाँ पर, ओशंस होते हैं, उनके अंदर ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांट का मतलब कि ऐसे मशीनें लगाई जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वेव्स का फ़ायदा लेकर, इन टाइड्स का फ़ायदा लेकर। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी यहाँ पर है जिससे आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली आप पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिल 3/4 ऑफ द बकेट विद द टैप, 3/4 बकेट हम पानी से भर लेंगे। वाटर हीट द वाटर बाय द पुटिंग एंड द इम्प्रेशन रॉड ऑन द वन साइड, एक तरफ हम बकेट के रॉड लगा देंगे पानी गर्म करने वाली। अब हम ये जो एक्टिविटी है ये ओशन करंट्स के बारे में हम कर रहे हैं, ठीक है। ओशन करंट्स क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट ये एक्टिविटी जब आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एंड द आइस ट्रे जस्ट रिमूव फ्रॉम द फ्रीज़र, और एक आइस ट्रे, एक तरफ तो आप गर्म रॉड लगा देंगे उसके अंदर, तो पानी आधा गर्म होता जाएगा, और एक तरफ आप आइस ट्रे निकाल कर उसमें डाल देंगे। एट द ड्रॉप ऑफ द रेड इंक टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ ओशन करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। आप क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये किस टाइप से होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स का मीनिंग होता है कि जो समुद्र होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की नदियाँ आती है, और नदियाँ हमको समझ में आता है ना कि ओशन अपने पानी से नहीं भरता है, हमको ये पता होना चाहिए। ओशन के अंदर हर वैरायटी ऑफ वाटर आता है, ठीक है। अलग अलग जो नदियाँ होती है वो सारा आकर ओशंस में, अलग अलग डायरेक्शन की जो रिवर्स होती है वो जाकर ओशंस में मिक्सड अप हो जाती है। तो कुछ जो रिवर्स होती हैं वो हॉट वाटर की होती है, और कुछ जो रिवर्स होती है कोल्ड वाटर की, है ना, ठंडे पानी की होती है, और कुछ हॉट वाटर की होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि
ये जो आप एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वाटर और जब कोल्ड एंड हॉट वाटर जब मिलते हैं तो ओशंस में भी ऐसा होता है कि कोल्ड और हॉट वाटर के मिलने से क्या जनरेट होता है, मतलब कि एक अलग टाइप का, मतलब उसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ओके, ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑफ द ओशन सरफेस इज द डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करंट्स के अंदर कुछ जो निश्चित दिशा में जो बहने वाली नदियाँ होती हैं वो इनमें मिलती है, महासागरों में, है ना, ओशंस में मिलती हैं। और कुछ जो होती हैं हॉट हो सकती हैं, वार्म हो सकती है, और कुछ कोल्ड हो सकती हैं जो रिवर्स होती हैं यहाँ पर। अब जो वार्म ओशन करंट अगर यहाँ पर मिलता है तो ऑरिगेट नियर द इक्वेटर मूव टूवर्ड्स द पोल, और वो इक्वेटर के नियर बहती है ना, जो वार्म ओशंस की होती है। हमने पहले जब हमने इक्वेटर का चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल के रिवर्स जो होती हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड होती हैं। जैसे मैं बात करूँ गंगा की, यमुना की, और जो दूसरी रिवर्स और दूसरी तरफ से आती है वो क्या होती है, वो कोल्ड रिवर्स होती है, ठंडी रिवर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर गंगा को देखेंगे तो गंगा जहाँ से निकलती ग्लेशियर से तब भी वो इतनी ठंडी होती है, बट वो हरिद्वार तक आती है तब भी वो बहुत ज़्यादा, अगर उसका पानी हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लगातार बहती चली आ रही है और उसके कारण वो कोल्ड होती है। जबकि आप अगर नर्मदा नदी की तरफ, क्योंकि नर्मदा क्या है, इक्वेटर के पास में है, ठीक है, और जब आप वहाँ का पानी देखेंगे तो आपको लगेगा हम उस पानी में आसानी से नहा सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा वो मतलब ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में नॉर्थ और साउथ पोल के मिडिल में आ जाएगी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो गंगा नदी है वो नॉर्थ पोल में आती है और वो ठंडी नदी होती है। तो ऐसी नदियाँ जो कुछ हॉट होती है और कुछ कोल्ड होती है, तो आकर जब ओशंस में मिक्सड अप होती है उसके बाद क्या होती है, अब यहाँ पर किसकी बात की जाती है, द लेब्राडोर जो ओशन है उसमें से लेब्राडोर जो है वहाँ पे क्या निकलती है, कोल्ड निकलती है, कोल्ड करंट निकलता है वहाँ से। करंट मतलब क्या है यहाँ पर, करंट मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ जो नदियाँ हैं वो ठंडी नदियाँ निकलती हैं, और वो कहाँ पर मिल जाती है, गुल्फ स्ट्रीम में। और गुल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म नदी है, ठीक है, उसमें उस नदी में गर्म पानी ही रहता है हमेशा। तो द ओशन करंट इन्फ्लुएंस, और ओशन करंट्स के अंदर मिलने के कारण ये टेम्परेचर कंडीशंस कुछ ऐसी बन जाती है इस एरिया के अंदर। तो वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, और उस समय में जो उस टेम्परेचर के कारण जो लैंड सरफेस है वो कुछ ऐसा हो जाता है, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिशिंग का वो माना जाता है हब। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है, सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सच एग्जाम्पल्स, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हमारे यहाँ पर areas where a warm and cold currents meet also experience foggy weather, making it difficult of the navigation। अब यहाँ पर ऐसा मौसम, लेकिन जहाँ पर वार्म, हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि जहाँ पर वार्म और कोल्ड वाटर जहाँ पर मिक्सड अप होते हैं वहाँ पर कोहरा भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, और उस कोहरे के कारण क्या होता है, फॉगी टाइप का, फॉग जैसा बहुत हमेशा मौसम रहता है, जिसके कारण शिप्स आसानी से वहाँ पर नहीं चला सकते हैं। तो अभी हम मैप से अगर देखते हैं तो कोल्ड करंट और वार्म करंट को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू साइन है वो कोल्ड करंट रिवर्स का है, और वार्म करंट जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ रेड मार्क्स दिख रहे हैं आपको वो सारी जगहों पर कौन सा है, वार्म करंट। ये सारी जितनी भी रिवर्स है वो यहाँ पर निकलती है वार्म करंट्स के लिए, और कोल्ड करंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर,
ये यहाँ पर कोल्ड करंट्स रिवर्स बहती हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी मिलकर ओशन करंट्स बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनिंग है वो करूँगी। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको बार बार वीडियो देखना है और बुक की हेल्प से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।